नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम नियुक्तिकरण पर चर्चा करेंगे। सामान्य प्रबंधन का ये जो नियुक्तिकरण है महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। इस नियुक्तिकरण की यदि दोस्तों क्लास की हम बात करें तो एक और क्लास हो चुकी है जो कि वन लाइन प्रश्न पर आधारित थी, यानी वन लाइन क्वेश्चन आंसर पर। वो पहले हो चुकी है जिसमें पूरा का पूरा इसका सार है। आज अपन इसकी थ्योरी की क्लास करने वाले हैं। ऑल टोटल देखा जाए तो आज हमारी क्लास 36 भी है सामान्य प्रबंधन की, और थ्योरी की क्लास की यदि हम बात करें तो 6वीं क्लास है। इसका मतलब है कि इसके पहले जो 35 क्लासें हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देख लें। 30 क्लासों में यदि हम बात करें तो 3 मैराथन क्लासें हैं जो कि 500-500 क्वेश्चनों की हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि उनमें एक तरीके से सामान्य प्रबंधन का पूरा सार है। जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं। पहला तो ये है कि आपको यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सीधे आपके नोटिफिकेशन के जरिए आ जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, 15 मार्च से जो पटवारी के पेपर होने वाले हैं उनका एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे, और उसमें एनालिसिस में आपके दिमाग में आगामी परीक्षाओं के लिए एक रणनीति पहले से ही बन जाएगी कि हाँ यार ये प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों पर हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं हर बार की तरह लेट ना करते हुए। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी। कल के लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूं। कल जो क्लास थी वो क्लास जो है टेक्निकल इशू की वजह से, या शायद मेरी ही गलती थी, जिससे आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी। जो कि क्लास 5वीं थी संगठन पर, वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस क्लास को मैंने फिर से बनाकर शाम को लगभग में 8 बजे अपलोड कर दिया था, सॉरी 8:30 बजे अपलोड कर दिया था, और आप लोगों ने उस क्लास को देख लिया था। जो लोग उस क्लास को नहीं देख पाए हैं उस क्लास को भी देख लें, यानी कि वो क्लास अब सही कर दी गई है। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग, ये कितना महत्वपूर्ण है सामान्य प्रबंधन में। चलिए सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कह रही है नियुक्तिकरण की कि कूड्स एवं ओ डोनेल के अनुसार, सामान्य प्रबंधन के महत्वपूर्ण विचारक हैं ये लोग, इनके अनुसार क्या कह रही है कि नियुक्तिकरण का आशय उस प्रबंधकीय कार्य से है। पहली बात तो यह एक क्या है, प्रबंधकीय कार्य है जिसका संबंध प्रबंधकों और कर्मचारियों के उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन तथा विकास से है। किस किस से है दोस्तों? प्रभावपूर्ण चयन, समझिएगा, उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण चयन, मूल्यांकन तथा विकास से है, ताकि संस्था की संगठन संरचना में वांछित भूमिका निभाई जा सके। क्लियर? चलिए, पैट्रिक ई कोनर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नियुक्तिकरण प्रबंधकों के उस कार्य व दायित्व को करते हैं जो संस्था के कार्य संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रबंधकीय और अन्य कर्मचारियों को, इस प्रकार नियुक्तिकरण प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है जो कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति, विकास और उन्हें संगठन में बनाए रखने से संबंध रखता है। क्लियर? ये कौन कह रहे हैं? पैट्रिक ई कॉर्नर। मैं हर बार बोल रहा हूं, इस बार भी बोलूंगा, आपसे बार बार बोलूंगा जब तक आप लोग नहीं समझेंगे कि ये जो विचारक हैं इनके कथनों को एज इट इज याद कर लीजिए। कारण ये है कि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। पुरानी परीक्षाओं में ये देखा गया है कि इनसे संबंधित ज्यादातर प्रश्न आए हैं कि इन विचारक के विचार कौन से हैं, तो उनको जरूर आप याद कर लें। पिछली वाली क्लास में भी मैंने इस बात पे ज्यादा गौर किया था, इसीलिए किया था क्योंकि ये आते हैं दोस्तों। अब नियुक्तिकरण की हम विशेषताओं पर आते हैं और उनके लक्षणों पर। महत्वपूर्ण कार्य, इंपॉर्टेंस फंक्शन, किसी भी उपक्रम की सफलता मुख्यतः योग्य व्यक्तियों की नियुक्तिकरण पर, किस पर? नियुक्तिकरण पर निर्भर करती है। बृहद उपक्रमों में इसलिए पृथक कर्मचारी विभाग की स्थापना भी की जाती है जिसका मुख्य कार्य जन प्रबंधन होता है। तो ये है इसका महत्वपूर्ण कार्य। अब विशेषताओं पे आ रहे हैं अपन। दूसरा है संगठन की प्रक्रिया। नियुक्तिकरण संगठन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, जिससे सही व्यक्ति को सही पद पर सही समय पर नियोजित करने पर बल दिया जाता है। नियुक्तिकरण क्या है दोस्तों? नियुक्तिकरण यही तो है, सही व्यक्ति मिल गया, सही व्यक्ति को सही पद दे दिया गया और वह सही समय पर कार्य अपना करने लगा, और कार्य को उसने सही समय पर ही पूरा कर लिया। यही नियुक्तिकरण की मुख्य विशेषता हुआ करती है। यदि नियुक्तिकरण में हमने गलत काम गलत व्यक्ति को गलत समय पर दे दिया तो निश्चित तौर पर उपक्रम का या जो प्रबंधन या संगठन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको पा नहीं पाएंगे, तो फिर जो चीजें हैं या जो की प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए संगठन की प्रक्रिया में सही व्यक्ति को सही पद पर सही समय पर नियोजित करना ही संगठन, एक तरीके से देखा जाए तो नियुक्तिकरण है। नीति निर्धारण। अब नीति निर्धारण क्या है? पॉलिसी, नीति निर्धारण,
कहाँ गया, ये है नीति निर्धारण। अब समझिए इसको। नियुक्तिकरण में व्यक्तियों की भर्ती के अलावा उनकी पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्य मूल्यांकन, सेवा मुक्ति यानी कि जब वो रिटायर होंगे, क्षतिपूर्ति यानी कोई समस्या हो गई उनके लिए तो उनकी क्षतिपूर्ति आदि के संबंध में संस्थागत नीतियां भी निर्धारित होती हैं। ये भी नियुक्तिकरण की विशेषता है। नियुक्तिकरण से आप सिर्फ यही मत समझना कि खाली उनको नियुक्त कर दिया। नियुक्तिकरण में पदोन्नति भी शामिल है, स्थानांतरण भी शामिल है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, कार्य का मूल्यांकन भी है, सेवा मुक्ति भी है, उनकी क्षतिपूर्ति भी है, ये सभी हैं इसमें। मानवीय पहलू। नियुक्तिकरण का संबंध मानवीय संसाधन से ही होता है, अर्थात इसमें पूर्णतः मनुष्य की भर्ती, चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पदांकन, सेवानिवृत्ति पर ध्यान दिया जाता है। ये सभी पहलू इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि प्रश्न आता है दोस्तों ये किन से संबंधित है, तो आपको नियुक्तिकरण में लिखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे दिमाग में एक पहले से ही इसकी रूपरेखा बनी है कि नियुक्तिकरण खाली नियुक्ति करके हटा दिए होंगे, नियुक्ति करने के बाद अलग हट गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। वो उन सभी चीज़ों को देखा करते हैं। ठीक है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा तो एचआर वाला ग्रुप भी बोला जाता है ना, बोलते हैं कि एचआर से बात कर लीजिए, तो वही होता है वो। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक रूप। नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन का एक क्षेत्र है। क्या है? एक क्षेत्र है। क्योंकि प्रत्येक संगठन में चाहे वह छोटा हो या बड़ा, नियुक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब संगठन का विकास हो जाता है और वह एक निश्चित आकार का हो जाता है तो नियुक्तिकरण एक पृथक कार्य के रूप में अपना विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल, यदि संगठन छोटा है तो नियुक्तिकरण साथ में ही चल रही है, लेकिन धीरे धीरे संगठन बड़ा हो गया तो जब संगठन बड़ा हो जाता है, कार्य का रूप बड़ा हो जाता है, उत्पाद जो है वह ज़्यादा बिकने भी लगते हैं, उत्पन्न भी होने लगते हैं, तब नियुक्तिकरण को अलग से सेट कर दिया जाता है कि भैया अब आपका काम सिर्फ भर्ती प्रक्रिया या नियुक्तिकरण का ही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं, अभी अपन समझेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंधन सामान्य प्रबंधन का एक अंग है। कौन सा? मानव संसाधन प्रबंधन, जिसका संबंध संगठन में मानव संसाधन से है। मानव संसाधन के बिना गैर मानव संसाधन जैसे सामग्री। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंधन सामान्य प्रबंधन का एक अंग है, जिसका संबंध संगठन में मानव प्रशासन, वित्त आदि रिक्त रहते हैं। इन गैर मानव संसाधन को क्रियाशील बनाने के लिए मानव संसाधन का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? आवश्यकता क्या है? मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकताएं निम्न कारणों से होती हैं। पहले से उठाते हैं। पहला, मानव संसाधन लागत में कमी करने के लिए। बिल्कुल, मानव संसाधन साधन में लागत में कमी करने के लिए। संसाधन की लागत में, याद रखिए, संसाधन नहीं कम करना है, उनकी लागत कम करना है। संगठन की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए, जो भी जरूरत आ रही है उसको पूरा करने के लिए। प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता का पता लगाने के लिए। देखिए, जब भी कोई नियुक्ति होती है या फिर कोई कर्मचारी किसी संस्था में कार्य करने जाता है तो खाली उसको एक बार ही ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पहले तो उसको कार्य के लिए ट्रेनिंग दे दी गई, फिर उसके बाद उसके पद भी तो बढ़ेंगे, वो पदोन्नत भी तो होगा। जब वो पदोन्नत हो जाएगा तो उसका पुनः प्रशिक्षण होगा, तब ये वाले कार्य होते हैं। पैसे के अप्रचलन को रोकने के लिए और संगठन के द्वारा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये विशेषता तो सभी में पाई जाती है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के पद। अब अपन देखते हैं स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। मानव संसाधन नियोजन, यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम कदम होता है। कौन सा? मानव संसाधन नियोजन। इसीलिए मानव संसाधन नियोजन को पहले समझा दिया गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये एकदम से कहाँ से आ गया। ये एकदम से नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है क्योंकि नियुक्तिकरण का पहला कार्य यही है, मानव संसाधन नियोजन। अब सुनिए, यहाँ से कहानी तो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का प्रथम कदम होता है। क्लियर? मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। ठीक है? क्या है? संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे। कम नहीं पड़ने चाहिए कर्मचारी।
संगठन में कब और कितने कर्मचारियों और कितने समय तक जरूरत होगी, उनकी योग्यता, अनुभव, गुण क्या होने चाहिए आदि बातों के संबंध में विस्तृत अध्ययन करना भी आवश्यक है। क्लियर? विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। अब है भर्ती। अब समझिए, भर्ती यानी कि जो आप नियुक्तिकरण को समझते हैं उसको खाली भर्ती तक ही समझते हैं, वह खाली भर्ती तक सीमित नहीं है। भर्ती अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, जुड़ी वह नियुक्तिकरण से ही है। अब समझिए, भर्ती भर्ती का संबंध प्रत्याशियों का पता लगाने से है। इंपॉर्टेंट लाइन, यहीं से आप इसको अलग कर दें। प्रत्याशियों का पता लगाने से है। यह समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रोजगार कार्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं से, विश्वविद्यालय आदि संपर्क करके किया जा सकता है। ऐसे ही तो होता है, भर्ती प्रक्रिया जब होती है तो उसके बारे में विज्ञापन दे दिया जाता है। जैसे भी पटवारी की भर्ती निकली तो विज्ञापन दे दिया, रोजगार कार्यालय के माध्यम से बता दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय में रोजगार दिया जाता है। यह शिक्षण संस्थाओं से, ये खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो उठाती हैं। शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने देख लिया अच्छे अच्छे जो भी लड़के होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए होंगे, जिनकी एक तरीके से पर्सनालिटी गजब की होगी, उनको उठा लेते हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय में भी चलता है ना। यह नियुक्तिकरण प्रक्रिया का दूसरा कदम है। तो हमने पहले कदम को क्या देखा, मानव संसाधन नियोजन, दूसरा भर्ती, तीसरा है चयन। अब चयन मतलब सिलेक्शन, ये कैसे होगा देखते हैं। चयन यह नियुक्तिकरण का तीसरा कदम है। प्रश्न ऐसा भी आ जाता है दोस्तों कि इनका तीसरा, दूसरा, पहला कदम कौन कौन सा है, तो ये याद रखते चलिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ रहे हो तो एक तरफ से पढ़ रहे हैं एक तरफ से भूलते हुए चले जा रहे हैं, सब एकदम याद रहना चाहिए। एकदम जागरूक रहिए, है ना। जागरूक रहेंगे, बहुत सारे प्रश्न उसमें जो आते हैं ना, कोई सी परीक्षा हो दोस्तों, मैं खाली पटवारी की बात नहीं कर रहा, कोई भी परीक्षा, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल सही व्यवहारिक है, वहां से लौट के आएंगे वो कहेंगे अरे यार ये तो आता था, ये तो भूल गए। जागरूक की कमी की वजह से, जागरूक की कमी की वजह से। चलिए, इसमें पता लग, अब देखिए जैसे मैं बताता हूँ 2000 लगभग 13 में एसआई के एग्जाम में एक प्रश्न आया था। मैं बताता हूँ आपको कि फोर व्हीलर में, यानी कि जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो बैटरी होती है वह कितने वाट की होती है, जो बैटरी होती है वह कितने वाट की होती है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल सा प्रश्न है, क्या है, नॉर्मल सा प्रश्न। प्रश्न नॉर्मल इसलिए है, ये हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। हमको मालूम होना चाहिए कि जो फोर व्हीलर गाड़ियां होती हैं उनमें बैटरी कितने वाट की होती है, या हमारी खुद की गाड़ी जैसे टू व्हीलर में बैटरी कितने वाट की होती है। अब ये वाला क्वेश्चन अधिकतम किताबों में नहीं है पर व्यवहारिक रूप में है। जब से ये प्रश्न आ गया, जब से अब में आने लगा है, उसके पहले ये प्रश्न नहीं देखने को मिलता था। तो ये छोटी छोटी चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। चलिए, उनसे साक्षात्कार किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, संदर्भ आदि की जांच की जाती है। आगमन तथा अभिस्थापन, आगमन तथा विस्थापन नियुक्तिकरण प्रक्रिया के इस कदम के अंतर्गत, इस कदम के अंतर्गत क्या होगा, चयनित प्रत्याशियों का अपने साथियों से परिचय कराया जाता है। जो चयन हो गए हैं उनका अपने साथियों से फिर परिचय कराया जाएगा कि भैया ये हैं, आपकी जैसा कार्य करते हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या कार्य करना है। क्लियर? ये होता है आगमन तथा अभिस्थापन। आ जाए, आगमन या अभिस्थापन से क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा, चयनित प्रत्याशियों का, जो चयन कर लिए गए हैं उनका अपने साथियों से परिचय कराना। क्लियर? नियुक्तिकरण का महत्व या आवश्यकताएं। नियुक्तिकरण का महत्व निर्विवाद है, निर्विवाद है। बिना कुशल प्रबंधकों के कर्मचारियों के व्यावसायिक उपक्रम का सफलतापूर्वक संचालन नहीं किया जा सकता। नियुक्तिकरण का कार्य यदि कुशल है तो संस्था का कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सकेगा। ये तो हो गई पहली बात। वैज्ञानिक ढंग से की गई नियुक्ति से संस्था श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल, प्रशिक्षण व्यय कम होते हैं तथा कर्मचारियों में आशा का संचार होता है। वैज्ञानिक विधियां, देखिए वैज्ञानिक ढंग से, आजकल वैज्ञानिक ढंग तो हर कहीं पर है एक तरीके से देखा जाए, और इनसे ही भर्तियां होती भी हैं या नियुक्तियां होती हैं। तो यदि इनसे नियुक्ति की जाती है तो प्रशिक्षण में व्यय कम होता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए कि मान लीजिए एक सिस्टम पर किसी को समझाया जा रहा है तो उसी सिस्टम पर सभी को समझाया जा सकता है। सिस्टम से मेरा मतलब है कोई कंप्यूटर पे अगर किसी एक व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो यदि उसको स्क्रीन पर ले आया जाएगा तो सभी लोग समझ सकते हैं। सभी के पास में व्यक्तिगत जो कंप्यूटर है वह होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिक ढंग की बात कही है। कुशल नियुक्तिकरण व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह भली भांति कर सकता है। बिल्कुल, व्यवसायिक उपक्रम की सारी समस्याएं, उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी,
शोध, विकास, श्रम, अशांति आदि मानवीय पक्ष पर विशेष बल देती हैं। व्यवसायिक जगत में सफलता का अधिकांश श्रेय कुशल प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को ही जाता है। व्यवसायिक जगत में यानी कि जो व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है, वहां पर अधिकांश श्रेय कुशल प्रबंधकों या कर्मचारियों को जाता है। कारण ये है दोस्तों कि यदि कुशल व्यक्ति है, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा, ये दरअसल इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट बोलते हैं कि 100 चूहों से अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यदि हमारे पास में कुशल प्रबंधक हैं, ये प्रबंधक है दोस्तों, याद रखिए यहाँ जो बंधक लिखा है, कुशल हमारे पास में प्रबंधक हैं, कर्मचारी हैं, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पानी होता है, पानी को आप लोगों ने देखा होगा, वो अपने आप रास्ता कहीं ना कहीं से बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। नदियों को देखा होगा, मंजिल उनकी समुद्र है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के निकल जाती हैं। तो उस प्रकार के यदि कुशल प्रबंधक को कर्मचारी मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर उद्देश्य अपने आप होता है और सफल भी हो जाते हैं, है ना। और वो मिलते किससे हैं? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण विशेष है क्योंकि वही उसी के माध्यम से तो जांचा परखा जाएगा। चलिए अब आते हैं भर्ती, रिक्वायरमेंट पर। भर्ती का अर्थ तथा परिभाषा। भर्ती उस प्रक्रिया को कहते हैं या उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है तथा नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संस्थान छोटा हो या बड़ा, उसके संचालन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अतः विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न कर्मचारियों को लगाना ही भर्ती कहलाता है। बिल्कुल, भर्ती के स्रोत, ये वाला जो पॉइंट है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती के स्रोत, सबसे पहले आंतरिक स्रोत, इनसे प्रश्न बहुत आते हैं। संगठन के भीतर से समझिए, जब विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो इसके आंतरिक स्रोत की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक स्रोत। जब संगठन के अंदर से ही, मान लीजिए उन्होंने देखा कि भैया हमें कोई अलग कार्य चालू करना है या कोई अलग कार्य भी चालू है, उसमें हमें विशेष व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो संगठन के अंदर से ही भर्ती की जाएगी। इसे हम आंतरिक स्रोत के नाम से जानते हैं। किससे? आंतरिक स्रोत के नाम से जानते हैं। अतिरेक कर्मचारियों का समायोजन। संस्थान की स्थापना के समय प्रारंभ में अधिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। इस वाले पॉइंट को समझिए। जो बाद में कार्य का बोझ कम होने के कारण अतिरेक सरप्लस हो जाते हैं, इन्हें संस्थान की दूसरी शाखाओं या इकाइयों में पदांकित करना होता है। इसे अतिरेक कर्मचारी का समायोजन कहते हैं। अब इसको समझते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज, ये होता क्या है? अतिरेक का मतलब होता है, देखिए समझिए, जब शुरुआत में संगठन को हमने चालू किया तो संगठन को चालू करते समय हमको काफी कर्मचारियों की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ समय के बाद अब उनकी आवश्यकता उस कार्य के लिए नहीं है। तब क्या करेंगे? क्या उनको हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे? हैं? उनको ऐसे ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, उनको दूसरे कार्य में एडजस्ट कर देंगे। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। मान लीजिए आप किसी एक तरीके से फाइनेंस कंपनी में हैं। फाइनेंस कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब फाइनेंस कंपनी में आप हैं तो आपकी जब नियुक्ति हुई थी तब आपकी नियुक्ति हुई थी ऑपरेशन विभाग में। किसमें हुई थी? ऑपरेशन विभाग में। अब आपका जो कार्य था वहां की पूरी फाइलों को देखना, उन फाइलों को सिस्टम पे चढ़ाना, ये सब आपका कार्य था। अब आप कार्य करते रहे, आपने लगभग में 6 महीने वहां पर कार्य किया। जब आपकी नियुक्ति थी, यह नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? ये नियुक्ति आप लोगों की एक तरीके से हुई थी दीपावली के समय पर, क्योंकि दीपावली के समय पर फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है ना। कभी किसी की गाड़ियां उठ जाती हैं, कभी कोई टीवी लेता है, कहीं कुछ लेता है, तो आपकी दीपावली के समय हुई। उस समय ऑपरेशन का काम भी बहुत ज़्यादा था। जब ऑपरेशन का काम ज़्यादा था तो आपने यहाँ पर कार्य किया। अब होता क्या है कि दीपावली तो निकल गई, ऑपरेशन का काम धीरे धीरे होने लगा कम, लेकिन कंपनी तो आपको सैलरी उतनी ही दे रही है ना। वो कि सैलरी तो कम कर नहीं रही है, वो सैलरी उतनी ही दे रही है। आप किसका काम करते थे दोस्तों? आप सेल्स वाले लड़कों का ही काम करते थे, यानी उनकी फाइलें वगैरह सही करते थे। किसकी? सेल्स वाले लड़कों की। अब सेल्स वाले लड़के आपके अंडर में लगभग में कितने थे? अंडर में नहीं, मतलब आपके साथ जो काम करने वाले थे लगभग 10 थे। अब होगा क्या कि ऑपरेशन का काम धीरे पड़ने लगा। अब इस ऑपरेशन का काम एक जगह पर और होता है, तो होगा क्या कि आपका जो काम है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा और आपको इन्हीं सेल्स वाले लड़कों के साथ में रख दिया जाएगा। तो इनकी संख्या फिर कितनी हो जाएगी? 11। माने आप इन्हीं सेल्स वाले लड़कों के साथ भी काम करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन का काम तो आपको आता ही है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप ये वाला काम भी करेंगे और फिर जो मुख्य काम ऑपरेशन का होगा वो आप यहाँ पर करवाएंगे। इस तरीके के काम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अतिरेक। क्या कहलाते हैं? अतिरेक। क्लियर? सरप्लस आ गया समझ में? चलिए
निम्न स्तर से उच्च स्तर पर पदोन्नति, इसको समझते हैं। जो कर्मचारी संस्थान में पहले से ही कार्यरत हैं, जो पहले से हैं, उन्हें अनुभव, वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर जब उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है। समझिए, जो कर्मचारी संस्थान में पहले से ही कार्यरत हैं, पहले से कार्य कर रहे हैं, उन पे अनुभव भी है, वो वरिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ यानी उम्र में ज़्यादा हैं, या उम्र के अलावा वरिष्ठता हम उनको भी कहते हैं जो बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं, और योग्यता के आधार पर तो उन्हें उच्च पद पे पदोन्नत कर दिया जाता है। ये भी काम है। क्लियर। स्थानांतरण, जब किसी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी हैसियत से पदांकित किया जाता है तो इसी को स्थानांतरण या ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि पद उसका चेंज नहीं होगा, पद में वो वही है लेकिन उसका स्थानांतरण कर दिया गया। बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्स, ये क्या है? भर्ती के बाह्य स्रोत में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षण संस्थाओं तथा तकनीकी संस्थाओं, देखते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थाओं से संपर्क कर रिक्त स्थान पर कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। कहाँ कहाँ? विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान। संस्थान अपना सक्षम अधिकारी इन संस्थानों में भेजती है, जो होनहार नवयुवकों का चुनाव कर उन्हें आवश्यकतानुसार भर्ती करने का कार्य करता है। बिल्कुल, अभी मैंने इसके पहले आपको समझाया था कि इस प्रकार की कार्यों में जब देखा जाता है तो जो उनमें होनहार व्यक्ति होगा, जो होनहार व्यक्ति होगा वो स्वयं उनको चुनने के लिए जाएगा और खुद भी होनहार नवयुवकों का चुनाव करके उनको आवश्यकता अनुसार भर्ती करेगा। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती, रोजगार कार्यालय भी कर्मचारी भर्ती का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। रोजगार कार्यालय अपने यहाँ विभिन्न पदों पर काम करने के इच्छुक एवं योग्य व्यक्तियों का पंजीयन करते हैं। अतः रोजगार कार्यालय से संपर्क कर संस्थाएं अपने यहाँ रिक्त स्थान पर योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर सकती हैं। क्लियर। रोजगार कार्यालय हम सब जानते हैं, आप सभी लोगों के यहाँ पर अपना अपना रोजगार कार्यालय होगा, वो भी इस तरीके के काम करते हैं विज्ञापन के द्वारा। ये सबसे सरल टेक्निक है। समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन पर विज्ञापन प्रसारित कर निर्धारित योग्यताधारी प्रत्याशियों से आवेदन बुलाकर संस्थाएं रिक्त पदों पर भर्ती कर सकती हैं। आवेदन प्राप्त होने पर साक्षात्कार के लिए आवेदकों को निश्चित तिथि पर बुलाया जाता है और आवश्यकता अनुसार रिक्त पद पर भर्ती की जा सकती है। भर्ती नीति के आवश्यक तत्व या भर्ती के सिद्धांत। कर्मचारियों की भर्ती प्रशासन के निर्देशानुसार प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। भर्ती नीति के आवश्यक तत्व या सिद्धांत निम्न प्रकार से हैं। कार्य की प्रकृति के अनुरूप भर्ती, जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो उसे ही भर्ती किया जाना चाहिए। जैसे शारीरिक शक्ति की आवश्यकता वाले कार्य में कमजोर या अपंग व्यक्ति की भर्ती व्यर्थ होगी। बिल्कुल, यदि हम वहाँ पे कमजोर व्यक्ति या अपंग व्यक्ति को कर दें और काम शारीरिक शक्ति वाला है तो कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए कार्य की प्रकृति के अनुरूप ही भर्ती होनी चाहिए। ये आवश्यक तत्व हैं, वो भर्ती के सिद्धांत हैं। शीर्ष प्रबंध द्वारा भर्ती, बाय टॉप मैनेजमेंट। भर्ती संबंधी कार्य शीर्ष प्रबंध के द्वारा ही होना चाहिए, जो शीर्ष में है सबसे ऊपर, ताकि पक्षपात या विरोधाभास की संभावना ना रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ही बंदों को डाल देते हैं, अपने ही बंदों को रख लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है भैया निकली, अब वो आदमी काम का है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं, इसलिए वो डाल देते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शीर्ष प्रबंधकों के द्वारा भर्ती हो, क्योंकि शीर्ष प्रबंधक जो होंगे वो सबसे ऊपर पे हैं और वो किसी नॉर्मल आदमी से जुड़े हुए नहीं होते। इसीलिए वो डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि ये उचित है या नहीं, तभी उसको रखेंगे। योग्य अधिकारी द्वारा भर्ती, रिक्वायरमेंट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यही सही कर्मचारी की भर्ती संस्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः भर्ती योग्य एवं अनुभवी अधिकारी के द्वारा ही की जानी चाहिए, क्योंकि अनुभवी आदमी ही तो समझ पाएगा कि कौन किस काम के लायक है, या है भी या नहीं है, है ना। योग्यता प्रधान कसौटी हो, हमेशा योग्यता ही ऊपर रहे, यानी कि भर्ती में योग्यता को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ कार्य का अनुभव, खेलकूद का अनुभव आदि भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्मचारियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। चयन का अर्थ एवं परिभाषा। अब चयन का अर्थ देख लें, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। क्लियर। डेल ऑर्डर क्या बोलते हैं? चयन वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के आवेदकों को दो भागों में बांट दिया जाता है, वे जो रोजगार प्रदान करने योग्य हैं तथा वे जो रोजगार प्रदान करने योग्य नहीं हैं,
चलिए भर्ती व चयन में हम अंतर देखते हैं। A1 की परिभाषा को अच्छे से देख लें दोस्तों चयन की, क्योंकि ये आती है डेल योडर के अनुसार। चयन वह प्रक्रिया है जिसमें रोजगार के आवेदकों को दो भागों में बांट दिए जाते हैं, वे जो रोजगार प्रदान करने योग्य हैं तथा वह जो रोजगार प्रदान करने योग्य नहीं हैं। ठीक है। भर्ती तथा चयन में अंतर। अब भर्ती और चयन में हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले भर्ती और चयन, रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन, समझते हैं इस चीज को। एक तरफ में आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में अंतर का आधार दिया हुआ है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए तो उनमें अंतर दिए गए हैं, यानी मिडिल में और राइट हैंड साइड में अंतर दिए गए हैं। सबसे पहले ढंग की हम बात करते हैं। भर्ती संगठन के अंदर से तथा बाहर से की जा सकती है। भर्ती दोनों तरफ से होगी। देखिए ये है तो इसके अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। चयन यदि देखा जाए तो प्राप्त आवेदनों या साक्षात्कार हेतु बुलाए गए प्रत्याशियों में से चयन किया जाता है। समझना, साक्षात्कार केवल आवेदन लेकर भी भर्ती की जा सकती है, साक्षात्कार आवश्यक नहीं। चयन के लिए तो साक्षात्कार आवश्यक है। देखिए कितना डिफरेंस इन दोनों में, बिल्कुल माइनर सा। यहीं आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएंगे। समझिए, केवल आवेदन लेकर भर्ती की जा सकती है, साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चयन के लिए साक्षात्कार आवश्यक है। पदोन्नति और नियुक्ति। पदोन्नति के लिए इच्छुक व्यक्तियों की भर्ती की जा सकती है। चयन नियुक्ति के लिए होता है। चयन किस लिए होता है? नियुक्ति के लिए होता है। भविष्य या वर्तमान। भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज की जाती है, वर्तमान के लिए चयन कर नियुक्ति दी जाती है। क्लियर। समय। भर्ती के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। याद रखिए, जब भर्ती हो गई उसके बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चयन के बाद नियुक्ति आदेश जारी होता है। अब आप लोगों को समझ में आया कि पहले क्या होगी? भर्ती, पहले भर्ती की, फिर उसके बाद क्या होगा? चयन। जब चयन हो गया तो उसके बाद नियुक्ति का आदेश होगा। नियुक्ति का आदेश होगा और जब नियुक्ति का आदेश हो गया तो नियुक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया हो गई। नियुक्तिकरण की पूरी प्रक्रिया हो गई। एक चीज और बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग, है ना? ये ज्वाइनिंग भी होगी। चलिए, चयन की विधि या प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीडियर और प्रोसेस। चयन प्रक्रिया, चयन विधि, चयन तकनीक, चयन के कदम सब समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। चयन की सामान्य विधि या प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। पूर्व परीक्षा, प्री टेस्ट। जब प्रत्याशियों की संख्या वांछित संख्या से बहुत अधिक हो, वांछित संख्या से बहुत अधिक हो, अयोग्य प्रत्याशियों को पूर्व परीक्षा के द्वारा अलग करना आवश्यक हो, तो पूर्व परीक्षा के माध्यम से भीड़ को कम कर दिया जाता है। यदि भर्ती का मापदंड शारीरिक क्षमता हो तो शारीरिक परीक्षण के द्वारा, और यदि भर्ती का मापदंड बौद्धिक क्षमता हो तो प्रारंभिक साक्षात्कार के द्वारा परीक्षण कर लिया जाता है। इस पूर्व परीक्षा में सफल प्रत्याशी ही मुख्य परीक्षा में बैठने की पात्रता रखते हैं। हमारे यहाँ सिविल सेवाओं और मेडिकल आदि पूर्व परीक्षा के उदाहरण हैं। इसको फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। चयन की विधि या प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। पूर्व परीक्षा, प्री टेस्ट, जब प्रत्याशियों की संख्या वांछित संख्या से बहुत अधिक हो, यानी कि हमने सोचा था कि लगभग में कम आएंगे पर अब ये तो बहुत ज्यादा आ गए, तथा अयोग्य प्रत्याशियों को पूर्व परीक्षा के द्वारा अलग अलग करना आवश्यक हो। अब हमने देखा कि भाई बहुत सारे आ गए हैं, अयोग्य व्यक्तियों को हटाना भी है। तब क्या होगा? तब पूर्व परीक्षा के माध्यम से भीड़ को कम कर दिया जाता है, तभी यह प्री टेस्ट होता है। जैसे बोलते हैं प्री, जो अपने एमपीपीएससी में, यूपीएससी में चलता है कि भैया ये प्री टेस्ट है। प्री टेस्ट का मतलब ही है कि भीड़ को अलग कर देना। यदि भर्ती का मापदंड शारीरिक क्षमता हो, अब यदि शारीरिक बात आ जाए आर्मी वाली, तो शारीरिक परीक्षण के द्वारा, और यदि भर्ती का मापदंड भौतिक क्षमता वाला है तो प्रारंभिक साक्षात्कार के द्वारा ही परीक्षण कर लिया जाता है। इस पूर्व परीक्षा में सफल प्रत्याशी ही फिर मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। हमारे यहाँ सिविल सेवाओं और मेडिकल आदि पूर्व परीक्षा के उदाहरण हैं। आ सकता है पूर्व परीक्षाओं के कौन कौन से हैं? तो सिविल सेवा हैं और जो मेडिकल होते हैं वो सभी पूर्व परीक्षा के उदाहरण हैं। एक तरीके से आर्मी को भी आप देख लेंगे, वहां भी भीड़ को पहले कम कर दिया जाता है ना। अब देखिए, एक तरीके से अगर आप पुलिस की भर्ती को देख लेंगे तो वो भी है ना। पुलिस की भर्ती में पहले एक टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर रनिंग होती है। क्लियर। प्रारंभिक साक्षात्कार, आवेदक का प्रारंभिक साक्षात्कार रोजगार विभाग में सहायक द्वारा लिया जाता है। यह प्रार्थी की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेने में सहायक होता है।
रिक्त आवेदन पत्र भेजना। योग्य प्रत्याशी का चयन करने के बाद उन्हें संस्थान का एक छपा हुआ रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए भेजा जाता है। इसका उद्देश्य आवेदकों से उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, संदर्भ, अभिरुचि, वर्तमान स्थिति, संभावित वेतन आदि की जानकारी प्राप्त करना है। रिक्त आवेदन पत्र भेजना फिर से देखते हैं। योग्य प्रत्याशी का चयन करने के बाद जब योग्य प्रत्याशी का चयन हो जाएगा तो उन्हें संस्थान का एक छपा हुआ रिक्त आवेदन पत्र भरने के लिए भेजा जाता है। इसका उद्देश्य आवेदक से उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, संदर्भ, अभिरुचि, वर्तमान स्थिति, संभावित वेतन आदि की जानकारी प्राप्त करना है। आवेदन पत्र की जांच। जब आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र भरकर संस्थान को भेज दिया जाता है तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न संदर्भ पत्र, अनुभव आदि की जांच पड़ताल की जाती है। मुख्य परीक्षण। प्रत्याशी के चयन का आधार मुख्य परीक्षण ही होता है। ये मुख्य परीक्षण बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कहते हैं। यदि प्रश्न आएगा कि इनमें से किसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं तो आप लोग तुरंत लिख दीजिएगा कि जो मुख्य परीक्षण होता है, कौन सा मुख्य परीक्षण, उसी को मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कहा जाता है। क्लियर। चयन के सिद्धांत या आवश्यक तत्व। अब देखते हैं। संस्थान की नीति के अनुरूप चयन। संस्थान के द्वारा कर्मचारियों के लिए यदि कोई नीति निर्धारित की गई हो तो चयन तदनुसार होना चाहिए। सबसे पहले लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। चयन करने की प्रक्रिया या विधि लोचदार हो। क्या हो? लोचदार, अर्थात संस्थान के हित में यदि आवश्यक हो तो उसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। यानी कि वो जो नियम बनाए गए हैं चयन के, क्या बनाए गए हैं? नियम। उन नियम में या विधि में समय के अनुसार यदि परिवर्तन होता है, किसमें? परिस्थितियों में, तो उन नियमों में भी परिवर्तन हो सके। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने बोल दिया कि ये है तो ये है। हालांकि सरकारी उपक्रमों में हम देखते हैं कि उनके नियम अधिकतर नहीं बदले जाते, पर प्राइवेट जगह पर वो देख लेते हैं कि भैया ठीक है, यदि आवश्यक हो तो हम इनको बदल भी सकते हैं, लेकिन ये लोचशील होने ही चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप पुलिस में भर्ती के लिए गए हैं और 1 सेकंड आपकी दौड़ कम आई है तो आप बाहर हो जाएंगे, आपको वो अंदर नहीं लेंगे। हालांकि उस 1 सेकंड से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या किसी चोर को पकड़ नहीं सकते, या 1 सेकंड आपके जीवन को थोड़ी ना तय कर देगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है। सामने तो हमें यही देखने को मिलता है कि अगर ये आप 1 सेकंड के कुछ भी अंश से बाहर हो गए तो भी आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है अगली बार आपका पेपर भी ना निकले और आप नहीं बन पाए, तो इस तरीके की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर लोचशीलता होनी चाहिए, लोचशीलता होनी चाहिए। चलिए, लेकिन इनमें लोचशीलता इसलिए भी नहीं होती कि भारत जैसे देशों में सरकारी नौकरी की बड़ी मांग है दोस्तों, है ना। मान लीजिए ऊपर बैठे अधिकारी को यह अधिकार दे भी दिया गया कि जब कोई 1 या 2 सेकंड से और आपको लगता है तो आप उसको अंदर कर सकते हो, तब जो ऊपर बैठा अधिकारी है ना, वो मक्कारी भी करने लगेगा, अर्थात कि वह उस जगह पर अपने ही व्यक्तियों को या अपने ही भाई बंधुओं को भर्ती कर लेगा। इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं लागू किया जाता। तीसरे वाले पे आते हैं दोस्तों। निर्धारित प्रमापों के आधार पर चयन। कर्मचारियों का चुनाव निर्धारित प्रमापों के आधार पर ही होना चाहिए ताकि संस्थान में अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाए। बिल्कुल, है ना, निर्धारित प्रमापों के आधार पर हो, अयोग्य व्यक्ति नहीं आ पाए। कानून का परिपालन। चयन देश में प्रचलित कानून के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी उनका लॉ हो या जो भी उनका कानून हो, उसी कानून के तहत चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा पहले तो समझते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। किसी भी संगठन की गतिविधियों का संचालन या निष्पादन सफलतापूर्वक करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, योग्यता एवं कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसा ज्ञान तथा कौशल जिस माध्यम के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी कार्य को विशिष्ट ढंग से संपन्न करने के लिए दिया जाने वाला शिक्षण ही प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण की विशेषताएं और लक्षण देखते हैं क्या क्या है। प्रक्रिया। प्रशिक्षण एक निरंतर, व्यवस्थित, पूर्ण एवं सुनियोजित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण क्या है? ट्रेनिंग एक निरंतर, व्यवस्थित, पूर्ण, सुनियोजित प्रक्रिया है।
कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों का हित। प्रशिक्षण से कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों का हित होता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रशिक्षार्थी के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान में वृद्धि होती है। विनियोग, इन्वेस्टमेंट। प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि व्यय नहीं अपितु विनियोग है। याद रखिएगा, प्रशिक्षण पर खर्च की गई जो राशि है वह व्यय नहीं अपितु विनियोग है। क्या होता है, जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें धन भी लगता है, यानी कि एक तरीके से राशि भी लगती है, रुपया पैसा लगता है। तो वो पैसा जो है वह खर्च हुआ ऐसा हमें देखने को तो मिलता है, पर एक तरीके से यदि व्यक्ति प्रशिक्षण अच्छे से प्राप्त कर लेगा तो वो उन्हीं संस्थानों को बढ़ाएगा, उन्हीं के उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से व्यय नहीं विनियोग है। क्लियर। चलिए, शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर। अब देखते हैं शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, समझिए। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर अंतर का आधार लिखा हुआ है ना, और राइट हैंड साइड पर एक तरीके से शिक्षण है और प्रशिक्षण है। तो ज्ञान का प्रकार, सबसे पहले शिक्षण में सामान्य ज्ञान की वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षण में क्या होगा, सामान्य ज्ञान की वृद्धि पर। प्रशिक्षण में व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि पर ध्यान दिया जाता है। कितना महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों, समझ में आया। यहाँ पर सामान्य ज्ञान देंगे खाली शिक्षण में, और प्रशिक्षण में वो व्यवहारिक ज्ञान देंगे। संबंध, इसका संबंध संपूर्ण ज्ञान से है और इसका संबंध किसी विशिष्ट कार्य से है, यानी जिसमें आपको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अवधि, इसकी अवधि विस्तृत होती है और इसकी अवधि छोटी होती है, 4 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग। क्षेत्र, इसका क्षेत्र व्यापक होगा। शब्द वैसे ही सामान्य ज्ञान लिखा है तो व्यापक तो होना ही है। इसका क्षेत्र संकुचित होगा। मान लीजिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भागीदारी, इसमें गैर प्रबंधकों की भागीदारी होगी, इसमें श्रमिकों एवं प्रबंधकों की भागीदारी होती है। ठीक है। लागत वहन करना, इसकी लागत व्यक्ति स्वयं वहन करता है या सरकार वहन करती है। अब इसको बहुत अच्छे समझना दोस्तों। लागत वहन करना शिक्षण में क्या होगा, या तो व्यक्ति स्वयं वहन करेगा यानी प्राइवेट में जाके पढ़ेगा, या सरकार वहन करेगी यानी सरकार देगी या सरकारी स्कूल में। इसकी लागत नियोक्ता वहन करता है यानी जिसने नियुक्ति की है, जिसने नियुक्ति की है। ट्रेनिंग के दौरान अपन देखते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो है वो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, कहीं कहीं पैसा नहीं भी दिया जाता दोस्तों, पर ट्रेनिंग तो मुफ्त में ही मिलती है ना। खाना वाना रहने की आपकी व्यवस्था कर दी जाती है। समझिए। क्लियर। आपको शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर समझ में आ गया होगा। विकास का अर्थ, इसको देखते हैं। विकास का आशय कर्मचारी के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए ग्रहण किए जाने वाले दीर्घकालीन सतत शैक्षणिक कार्य से है। यह आंतरिक अभिप्रेरण का परिणाम है। यह कर्मचारी की व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान देता है। दार्शनिक, मानसिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान की व्यवस्थाओं के माध्यम से कर्मचारी की दीर्घकालीन उन्नति करना ही विकास का ध्येय होता है। विकास का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, व्यक्तियों में अप्रकट गुण तथा बुद्धि का विकास करना। क्या क्या है विकास के उद्देश्य, व्यक्तियों में अप्रकट गुणों तथा बुद्धि का विकास करना, यानी कि उसमें गुण वो हैं तो पर प्रकट नहीं हुए हैं, अंदर छुपे हुए हैं। उसी प्रकार बुद्धि का भी विकास करना है। कार्य तथा व्यक्ति की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में सुधार करना, बोध शक्ति तथा विश्लेषण योग्यता की वृद्धि के लिए सार्थक विवेक विकसित करना, गैर तकनीकी संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावकारी ढंग से संपन्न कराने के लिए समस्या निवारण एवं निर्णयन के संबंध में व्यक्तियों में समुचित ज्ञान एवं समझ विकसित करना। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो ये था विकास का अर्थ। आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों, नियुक्तिकरण की, एक छोटी सी क्लास थी पर प्रभावपूर्ण क्लास थी, ये समाप्त होती है। कल अपन दूसरी क्लास पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों, जो अपना एक तरीके से सामान्य प्रबंधन का पूरा कोर्स है बहुत ही जल्दी निपटने वाला है, यानी कि समाप्त होने वाला है। मैं कुछ शब्द ऐसे बोल देता हूँ दोस्तों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलचाल की भाषा में, इसीलिए वाले शब्द जो हैं वो निकल जाते हैं। अब अपन देखेंगे दोस्तों, इसके बाद जैसे ही सामान्य प्रबंधन का कोर्स पूरा समाप्त हो जाएगा और हिंदी का और सामान्य विज्ञान का हो जाएगा,
तो अपन इसकी एक टेस्ट सीरीज को चलाएंगे। तो टेस्ट सीरीज लगभग मैं 25 तारीख से, ऐसा अनुमान है कि 25 तारीख से अपन इसको चलाना प्रारंभ कर देंगे। उसमें आप लोगों को पता पड़ेगा कि आप लोग कितने पानी में हैं, है ना। तो और इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो जो हिंदी की क्लास है, वो हिंदी की जो क्लास है वह 6 बजे शाम को चालू हो जाएगी, और 7:30 बजे विज्ञान की अपनी जो क्लास है सामान्य विज्ञान की, वो भी चालू हो जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। जो नए लोग हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, नमस्कार।